अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। इस वीडियो का ज़्यादातर डेटा डॉक्टर ब्रेन स्मिथ की एक लेक्चर से लिया गया है। मैं यहां पर बताता जाऊं कि डॉक्टर ब्रेन ने 2011 में नोबेल प्राइज़ जीता था और उनकी रिसर्च का टॉपिक था एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्टेंट सुपरनोवा। उन्हीं की इस प्रेजेंटेशन को हमने आसान किया है ताकि आम लोग समझ सकें। इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि हमें कैसे अंदाज़ा हुआ कि कायनात एक्सपैंड कर रही है, गुब्बारे की तरह फैल रही है। और इस प्रेजेंटेशन में हमारी टूर गाइड होंगी मिस रोशनी, लाइट, जो कि हमें कायनात के मुख्तलिफ हिस्सों में लेकर जाएंगी। हमें पता है कि मिस रोशनी की स्पीड बहुत ज़्यादा है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो अगर आप उनकी स्पीड के बारे में जानना चाहते हैं तो एक छोटी सी मिसाल से मैं आपको समझा सकता हूं कि वो 1 सेकंड में हमारी ज़मीन के 7.5 चक्कर लगा सकती हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोशनी की स्पीड कितनी ज़्यादा है। अगर चांद तक जाना चाहें तो 1.5 सेकंड तक हम चांद पर पहुंच सकते हैं अगर हम रोशनी की रफ्तार से जाएं। इसे 1.5 लाइट सेकंड कहेंगे, क्योंकि हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं रोशनी की स्पीड की मदद से। अगर सूरज का डायमीटर देखें, सूरज की एक तरफ से दूसरी तरफ रोशनी को जाना हो तो उसे 5 लाइट सेकंड चाहिए होंगे। सूरज से ज़मीन तक रोशनी 8 लाइट मिनट्स में पहुंचती है। हमारे सूरज से साथ वाले सूरज, जिसे अल्फा सेंटोरी कहते हैं, उस तक रोशनी 4.3 लाइट ईयर्स तक पहुंचती है। इस चीज़ को आसान करने के लिए मैंने मटर का सहारा लिया। अगर आप दोनों सूरज की डायमेंशंस मटरों के दानों के बराबर ले लें तो उनके दरमियान 270 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आपको इससे अंदाज़ा होगा कि ये दोनों सूरज कितने ज़्यादा फासले पर मौजूद हैं। हम अपनी गैलेक्सी की बात करें, अगर रोशनी गैलेक्सी के सेंटर से चलना शुरू हो तो वो गैलेक्सी के एंड तक एक तरफ को 30,000 लाइट ईयर्स में पहुंचेगी। याद रहे कि हमारी गैलेक्सी में, मिल्की वे में 100 बिलियन से ज़्यादा स्टार्स मौजूद हैं। अगर हमारी गैलेक्सी से साथ वाली गैलेक्सी तक लाइट को जाना हो तो उसे 2 मिलियन लाइट ईयर्स चाहिए, 20 लाख लाइट ईयर्स चाहिए मिल्की वे से एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर आपको फासलों का अंदाज़ा हो रहा है। लेकिन इस वक्त मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। हम रात को आसमान देखते हैं और अगर उस आसमान के हम 32 हिस्से कर लें, 32 पार्ट्स कर लें और एक हिस्से को हबल टेलीस्कोप से देखें तो हमें ऐसी शक्ल नज़र आएगी। इस एक हिस्से में 5000 गैलेक्सीज मौजूद हैं और जब हम इन गैलेक्सीज को देखते हैं तो हमें 12 बिलियन लाइट ईयर्स बैक देखना पड़ता है, क्योंकि कुछ गैलेक्सीज का हमसे फासला 12 बिलियन लाइट ईयर्स पर मुहित है। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि जब हम सूरज को देखते हैं तो हम उसे 8 मिनट माजी में देखते हैं, क्योंकि सूरज से आने वाली रोशनी हम तक 8 मिनट बाद में पहुँचेगी। तो अगर उन 8 मिनट में सूरज पर कोई भी एक्टिविटी होती है तो हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे 8 मिनट के बाद देखेंगे। अगर सूरज गायब हो जाए तो हमें 8 मिनट के बाद पता चलेगा कि सूरज गायब हुआ है। इसलिए जब भी हम स्पेस में देखते हैं तो हम माजी में देखते हैं। हम दूर गैलेक्सीज में देखते हैं तो उनसे आने वाली रोशनी बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हम तक पहुंच रही हैं। इसलिए आज वो गैलेक्सीज और सितारे मौजूद हैं या नहीं हमें मालूम नहीं है, लेकिन इस वक्त क्योंकि उनकी लाइट हम तक पहुंच रही है तो हमें वो आसमान पर नज़र आ रहे हैं। तो जब भी हम स्पेस की तरफ देखते हैं तो हम माजी में देखते हैं, और अगर हम अपने टेलीस्कोप से और पीछे, माजी में और पीछे देखना चाहें तो 12.7 बिलियन ईयर्स बैक जब हम देखते हैं तो हमें कुछ इस किस्म की तस्वीरें नज़र आती हैं। क्या आप जानते हैं ये क्या है? ये साउंड वेव्स हैं, माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस कहते हैं। और ये साउंड वेव्स हैं जो कि उस वक्त पैदा हुई जब हमारी कायनात एक धमाके से, एक एक्सप्लोजन से बनी। मैं आपको ये चीज़ वाज़ेह करने के लिए यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ है और फिर साथ ही हमारी यूनिवर्स इन्फ्लेट की है, जिस तरह गुब्बारे में हम हवा भरते हैं
और यहाँ पर आपको कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस मिल रही हैं। हम यहाँ पर आज मौजूद हैं और हम पूरा 12.7 बिलियन ईयर्स पुरानी इन रेडिएशंस को देख सकते हैं अपनी टेलीस्कोप से। तो हम माजी में देख रहे होते हैं और इन्हीं साउंड वेव्स से आगे एटम्स बने, सूरज बने, गैलेक्सीज बनी, सोलर सिस्टम्स बने और हमारी ज़मीन भी बनी। कायनात में एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन ले जाने में रोशनी का, मिस रोशनी का बहुत बड़ा हाथ है। उनके अलावा भी बहुत सी ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो हम तक इंफॉर्मेशन लेके आ रही हैं, जो कि मैं आपको पूरा स्पेक्ट्रम दिखा रहा हूँ, जिसमें गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, रेडार यानी रेडियो वेव्स की तरफ हम आ गए। लेकिन रोशनी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, 7 रंग हैं और आप उनकी वेवलेंथ देख सकते हैं, उसका स्पेक्ट्रा भी देख सकते हैं। लेकिन जब मिस रोशनी हम तक पहुंचती है तो मैं आपको बीच में होने वाली चीज़ों को एक कहानी के साथ बयान करने जा रहा हूं। मिस रोशनी का घर ये है, लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि मिस रोशनी का घर है और उनके पास एक गाड़ी है। वो हमेशा गाड़ी पर ट्रैवल करती हैं, कभी भी पैदल नहीं जाती। और वो आपसे मिलने के लिए आई आपके घर। आपके घर का रंग लाल है, राइट साइड पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जब वो अपनी गाड़ी में आई तो आप समझ गए कि वो बखैरो आफियत आप तक पहुँच चुकी हैं। लेकिन एक दिन वो अपने घर से चली तो रास्ते में एक चोर ने उनकी गाड़ी ले ली। अब मिस रोशनी आपके घर पहुंची तो उनके पास गाड़ी नहीं थी और उन्होंने आपको बताया कि उस चोर ने उनकी गाड़ी ले ली है। तो अब आपको उस चोर की नेचर के बारे में भी पता चल गया। आप उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये चोर गाड़ियों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ये पैसों में इंटरेस्टेड नहीं है, ये लोगों को मारने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ये सिर्फ गाड़ियों में इंटरेस्टेड है और ये गाड़ियाँ ले लेता है। यही चीज़ अब मैं आपको एक और जाविये से दिखाने जा रहा हूँ। रोशनी हम तक सूरज से पहुँचती है तो सूरज रोशनी का घर है। जब रोशनी हम तक बिल्कुल ठीक ठाक पहुँचती है तो उसका एक पूरा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि 7 कलर्स पर, जिसके बेसिस 7 कलर्स पर मुहित होती हैं, जो कि मैंने आपको गाड़ी के तर्ज पर दिखाया था। लेकिन जब रोशनी किसी ऐसे रास्ते से हम तक पहुँचती है जिसमें चोर मौजूद हैं, और ये चोर कौन है? ये क्लाउड्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की हर्डल्स हैं जो कि रोशनी की कुछ वेवलेंथ्स को चोरी कर लेती हैं। आप देख सकते हैं कि जब इस क्लाउड में से रोशनी गुजरेगी तो आप देख सकते हैं कि उसके स्पेक्ट्रम में कुछ लाइंस मिस हैं, और ये लाइंस कहाँ गई? ये इन क्लाउड्स ने अपने पास रख ली। तो मैं आपको इन क्लाउड का स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम दिखा रहा हूँ और आपको अंदाज़ा हो गया कि इन्होंने ब्लू, ग्रीन और रेड लाइट अपने पास रख ली, और उसकी वजह से हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आया उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस चोर की नेचर क्या है, ये चोर किस किस्म का है, किस चीज़ से बना है, किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। मैं आपको यही चीज़ यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जब एक से ज़्यादा चोर हैं तो रोशनी की मुख्तलिफ़ चीज़ें वो हथिया लेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने एक स्पेक्ट्रल लाइन हथिया ली, यहाँ पर उन्होंने दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन, तीसरी, चौथी, और जब हम तक ये रोशनी पहुँचती है तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि बीच में किस किस जगह से रोशनी गुजर कर हम तक पहुंची है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है ये सारे ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास जो फाइनल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा वो क्यूमुलेटिव होगा, वो इनका ऐड किया होगा। जब भी रोशनी किसी सितारे से हम तक पहुँचती है, स्टार से पहुँचती है, तो हमें उस स्टार के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है। हमें ये भी बताती है कि उस स्टार में कौन सी मेटल्स इस वक्त फ्यूजन का शिकार हैं। अगर आप इस रोशनी के स्पेक्ट्रम को देखें तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा स्पेक्ट्रम हम तक पहुंच रहा है जो कि इस स्टार की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन इस स्पेक्ट्रम को अगर हम तोड़ें तो हमें पता चलेगा कि इसमें हमें हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम भी नज़र आ रहा है, हीलियम का स्पेक्ट्रम भी नज़र आ रहा है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन का स्पेक्ट्रम भी नज़र आ रहा है। तो इस स्टार में ये सारी गैसेस और मेटल्स मौजूद हैं जो कि फ्यूज़ हो रही हैं, फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं। रोशनी की किरणें जब हम तक पहुंचती हैं तो हम उसे एक स्लेट से गुजारते हैं और एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग रख देते हैं। इसका काम यह है कि इसने मुख्तलिफ वेवलेंथ्स को मुख्तलिफ एंगल्स पर रिफ्लेक्ट करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर लाल रंग आ रहा है, फिर येलो कलर इसने थोड़े से डिफरेंट एंगल पर रिफ्लेक्ट किया, यहाँ पर ब्लू कलर आ रहा है और पिंक कलर आ रहा है, और फिर आगे हम एक किसी भी कलर को फिल्टर कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्पेक्ट्रोमीटर से मुख्तलिफ रंगों को जांचते हैं।
मैं आपको बार बार वही चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपके जहन नशीन हो जाए कि जब भी स्पेक्ट्रम, सूरज का स्पेक्ट्रम बग़ैर किसी हर्डल के, बग़ैर किसी और चीज़ से गुजरे हम तक पहुँचेगा तो वो आइडियल कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। लेकिन जब वो क्लाउड से गुजरेगा तो क्लाउड की गैसेस कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे और हमारे पास जो स्पेक्ट्रम पहुँचेगा उसमें ब्लैंक्स होंगे। आप यहाँ पर ब्लैंक्स देख सकते हैं। ये ब्लैंक्स डिपेंड करता है कि ये क्लाउड्स किन गैसेस के बने हुए हैं और इसकी वजह से इन ब्लैंक्स से हमें पता चलता है कि ये किन किन हिस्सों से गुजर के आई हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये स्पेक्ट्रम विजिबल लाइट में तो देखा जाता है, लेकिन अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रीजन में भी हम देखते हैं। तो सूरज से 99% हम तक जो एनर्जी पहुँचती है वो रोशनी की सूरत में होती है। 1% अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेज हम तक पहुँचती हैं। हम अगर सूरज को देखें, सूरज की रोशनी का ज़्यादातर हिस्सा विजिबल लाइट पर मुहित होता है और विजिबल लाइट बग़ैर किसी रुकावट के हमारी ज़मीन तक पहुंचती है। हमारी एटमॉस्फेयर उसको ज़्यादा तंग नहीं करती। लेकिन आप इस ग्राफ को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अल्ट्रावायलेट रेज को हमारी एटमॉस्फेयर के कुछ हिस्से फ़िल्टर कर देते हैं और वो ज़मीन तक नहीं पहुंच सकती। इंफ्रारेड को भी फ़िल्टर कर देते हैं और इन दोनों रेज में मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेशन होती है। तो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेज हम तक नहीं पहुंचेंगी, हम उनमें छुपी हुई इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हम टेलीस्कोप्स को स्पेस में भेजते हैं ताकि वहाँ पर ये तमाम रेडिएशंस मौजूद होती हैं और वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि गैमा टेलीस्कोप्स भी होती हैं, एक्सरे टेलीस्कोप्स आपको दिखा रहा हूँ, विजिबल टेलीस्कोप भी हम भेजते हैं, जिस तरह हबल टेलीस्कोप है, फिर हमारे पास इंफ्रारेड रेंज में भी हैं। तो हम टेलीस्कोप्स को स्पेस में इसीलिए भेजते हैं कि वहाँ पर ये तमाम रेडिएशन बग़ैर किसी रुकावट के आ रही होती हैं, लेकिन ज़मीन के अंदर इनमें से कुछ रेडिएशंस दाखिल नहीं हो सकती। और जब हम मुख्तलिफ़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन्स में इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप यहाँ पर एक गैलेक्सी देख सकते हैं जो कि इंफ्रारेड रीजन में भी दिखाई गई है, विजिबल में, और फिर हाइब्रिड रीजन में भी दिखाई गई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के। तो आप देख सकते हैं कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितनी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है। मैं आपको यहाँ पर बहुत सी ऐसी तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो कि हमने मुख्तलिफ़ टेलीस्कोप से खींची हैं। हम मल्टी बैंड एस्ट्रोनॉमी करते हैं, हम मल्टी बैंड वेवलेंथ्स को कैप्चर करते हैं और देखते हैं कि हमें वहाँ पर क्या क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सूरज की तस्वीरें आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट और एक्सरेज में सूरज आपको किस तरीके से नज़र आ रहा है और इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। कुछ सितारे और ब्लैक होल्स गैमा रेज एमिट करते हैं। मसलन मैं आपको यहाँ पर एक पल्सार दिखा रहा हूँ, न्यूट्रॉन स्टार दिखा रहा हूँ, जो कि गैमा रेज को एमिट करते हैं। सुपरनोवा जब होते हैं, सितारे फटते हैं, वो भी गैमा रेज को एमिट करते हैं। इसी तरीके से ब्लैक होल्स गैमा रेज को एमिट करते हैं। तो गैमा रेज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उन पर रिसर्च करने के लिए हमने 2008 में फर्मी गैमा रे स्पेस टेलीस्कोप को स्पेस में भेजा ताकि हम गैमा रेज को अच्छे तरीके से पढ़ सकें। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि डॉपलर इफ़ेक्ट की वजह से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गैलेक्सी हमारी तरफ आ रही है, ज़मीन की तरफ आ रही है, या ज़मीन से दूर जा रही है। सूरज ज़मीन की तरफ आ रहा है या ज़मीन से दूर जा रहा है। डॉपलर इफ़ेक्ट के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं बहुत सी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी कोई गाड़ी, तेज़ रफ्तार गाड़ी आपके पास से होकर गुजरती है तो उसके हॉर्न की आवाज़ आपको कुछ ऐसे सुनाई देती है। क्या आप जानते हैं कि ये आवाज़ ऐसे क्यों होती है? क्योंकि जब भी कोई सोर्स हमारी तरफ मूव करती है तो उसकी साउंड की फ्रिक्वेंसी बढ़ना शुरू हो जाती है, इसलिए हमें तेज़ आवाज़ सुनाई देती है, श्रिल आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन जब वो सोर्स हमारे पास से होती हुई गुजर जाती है और दूर जाती है तो उससे आने वाली साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम होना शुरू हो जाती है। इस वजह से आवाज़ मध्यम होना शुरू हो जाती है और यही फिनोमेना लाइट में भी होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सोर्स है और उस सोर्स के आगे हमने एक स्पेक्ट्रोमीटर या प्रिज्म रखा और हमें एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिल गया। यहाँ पर मैं आपको हॉट गैसेस दिखा रहा हूँ, इनका एमिशन स्पेक्ट्रम दिखा रहा हूँ क्योंकि इनमें से लाइट गुजर के गई और इनका एमिशन स्पेक्ट्रम आप देख सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर एमिशन स्पेक्ट्रम आपको मैं इनका दिखा रहा हूँ। तो ये लाइट से ये अपने अंदर से पास नहीं होने देंगे, ये बैंड्स को खा जाएंगे। और जब मैं इनके आगे सोर्स रखता हूँ तो आप देखेंगे अब जो हमारे पास
अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आएगा, उस ये हिस्से ब्लैंक होंगे। अब अगर ये सोर्स मुझसे दूर जाती है या पास जाती है तो कैसे पता चलेगा? आप देखें कि आपके पास एक स्टार है जो कि इस बल्ब की तरह है, और ये स्टार, इसका आपने स्पेक्ट्रम यहाँ पर देखा हुआ है, ये इसका फिंगरप्रिंट है। इसको केमिकल फिंगरप्रिंट इसलिए कहते हैं कि ये हमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। ये स्टार अगर मुझसे दूर जाएगा तो इसका ये फिंगरप्रिंट राइट साइड पर जाएगा, हाई फ्रिक्वेंसी की तरफ मूव करेगा डॉपलर इफेक्ट की वजह से, और आप देखें कि ये सारे बैंड राइट तरफ शिफ्ट कर गए। और अगर ये स्टार मेरी तरफ आएगा, करीब आएगा, तो वो लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे। इसका मतलब ये है आसान ज़ुबान में कि अगर ये स्टार दूर जा रहा है या ये गैलेक्सी दूर जा रही है तो ये लाल रंग की होनी शुरू हो जाएगी, इससे निकलने वाली रोशनी लाल रंग की होनी शुरू हो जाएगी, हमें ये लाल रंग का नज़र आना शुरू होगा। और अगर ये मेरी तरफ आ रहा है, ज़मीन की तरफ आ रहा है, तो इससे निकलने वाली रोशनी हमें नीले रंग की नज़र आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो आप देखेंगे ये एक सूरज है जो कि कभी दूर जा रहा है और कभी पास आ रहा है, और आप यहाँ पर इसका स्पेक्ट्रम देख रहे हैं। इसका स्पेक्ट्रम कभी राइट साइड पर जा रहा है और कभी लेफ़्ट साइड पर जाता है। तो जब ये हमसे दूर जा रहा है तो स्पेक्ट्रम राइट साइड पर जा रहा है, और जब ये हमारी तरफ आता है तो स्पेक्ट्रम लेफ़्ट साइड पर जाता है। इससे इसका कलर चेंज होगा, और जब ये रेड कलर का नज़र आएगा, जिस तरह ये गैलेक्सी आपको रेड कलर की नज़र आ रही है, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये मुझसे दूर जा रही है। और अगर ये गैलेक्सी मुझे नीले रंग की नज़र आएगी तो मैं समझ लूँगा कि ये गैलेक्सी मेरे पास आ रही है। इसे रेड शिफ्ट कहते हैं, और सबसे पहले रेड शिफ्ट के बारे में हमें बताया वेस्टो स्लाइफर ने 1916 में। उन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर लिखा और उन्होंने बताया कि जो चीज़ें हमसे दूर जा रही हैं वो हमें लाल रंग की नज़र आएंगी, और जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं वो हमें नीले रंग की नज़र आ रही हैं। तो जब हम स्टार्स को देखते हैं, सितारों को देखते हैं, वही चीज़ मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ जहन नशीन हो, तो हमें उनकी केमिकल सिग्नेचर के बारे में पता चलता है। ये आप देखें उनके केमिकल सिग्नेचर हैं, लेकिन अगर वो हमारी तरफ आ रहे हैं तो वो ब्लू शिफ्ट होंगे। ये स्टार की रेस्ट कंडीशन है, ये रेस्ट कंडीशन अगर वो अपनी जगह पर हो। लेकिन अगर वो हमारी तरफ आ रहा है तो अब देखेंगे ये सारे केमिकल सिग्नेचर लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट हो रहे हैं, ब्लू शिफ्टिंग हो रही है। लेकिन अगर वो हमसे दूर जा रहे हैं तो यही चीज़ें राइट साइड पर शिफ्ट होंगी। ये आपको जितने भी गैप्स नज़र आएंगे राइट साइड पर शिफ्ट होंगे। इसका मतलब ये है कि वो हमें रेड कलर का नज़र आना शुरू हो जाएगा। बहुत जगह पर रेड शिफ्ट को इस तस्वीर से दिखाया जाता है जो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तस्वीर धुएं के, गैस के बादलों की है जो कि लाल रंग के हैं, लेकिन ये रेड शिफ्ट को जाहिर नहीं करते। रेड शिफ्ट को देखने के लिए आपको चीज़ों को बहुत क्लोजली देखना होता है, और वहाँ पर मैं आपको ये लेफ़्ट साइड पर जो छोटी तस्वीर दिखा रहा हूँ इसमें आपको अंदाज़ा हो रहा है कि आपको यहाँ पर रेड शिफ्ट नज़र आ रही है। और ये चीज़ हमें पता चली डॉपलर इफेक्ट से। तो जब हमने पूरी कायनात को देखा तो क्या आप जानते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट मिले? हमें पता चला कि हर चीज़ हमसे दूर जा रही है, क्योंकि हर चीज़ हमें रेड कलर की, ज़्यादातर चीज़ें हमें रेड कलर की नज़र आ रही थीं। बहुत कम चीज़ें थी जो ज़मीन की तरफ आ रही हैं, और हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि कायनात, हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है। लेकिन ये एक्सपैंड क्यों कर रही है? इसका जवाब आप कमेंट्स में लिखेंगे या फिर अगली वीडियो का इंतज़ार करेंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।